Friends, do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. It could be terrible, and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. That just sums up the overall perception about artificial intelligence. पर क्या सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है जो ये क्लिप्स पोर्ट्रे करती हैं? क्या ये ह्यूमैनिटी को एक्चुअल में एंड करने की कैपेबिलिटी रखता है? तो आज जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके अलग अलग फील्ड्स क्या हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। और इसी वीडियो में हमने एक इंटरव्यू लिया है प्रनिल तुंगा के साथ, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एंड ही हैज गॉट सम अमेजिंग इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि मशीनों को इस तरीके से प्रोग्राम करना कि वो इंसानों की तरह या फिर इंसानों से बेहतर काम करने लग जाए। इसका इन्वेंशन 1956 में जॉन मैकार्थी नाम के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने किया था। आप एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियल लाइफ में यूज भी करते हो। फॉर एग्जांपल सीरी, कॉर्टोना, गूगल असिस्टेंट, आपके यूट्यूब के रिकमेंडेशन या फिर इंस्टाग्राम की फीड, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। अक्सर लोगों में एक कंफ्यूजन होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग नाम हैं, पर ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली ये तीनों फील्ड आपस में इंटरकनेक्टेड फील्ड्स हैं। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड है जो डील करती है मशीनों को इंसानों की तरह बनाने में, इन शॉर्ट्स मिमिकिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। और मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, वो डील करता है डिसीजन मेकिंग में, या फिर जो डेटा मिला है उसके बेसिस पे फ्यूचर आउटकम जनरेट करने में या फिर प्रेडिक्शंस करने में। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के थ्रू एक मशीन को नई नई चीजें सिखाई जा सकती है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। लास्ट में डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग का भी सबसेट है, वो डील करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बाय यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स को अक्सर हमारे नर्वस सिस्टम से भी एसोसिएट किया जाता है। एआई की फील्ड्स को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि उन फील्ड्स को हमारे कॉन्टेक्स्ट में लेना, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज को एआई के फील्ड के साथ कोरिलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमंस बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं। इसी ह्यूमन एस्पेक्ट से रिलेटेड एआई की फील्ड आती है स्पीच रिकग्निशन की। स्पीच रिकग्निशन डील करता है बातें सुनने में, उसको प्रोसेस करने में और उसके रिलेटेड आउटपुट जनरेट करने में। और भी ह्यूमन एस्पेक्ट्स जैसे एक लैंग्वेज को सीखना, उसको प्रोसेस करके अपने ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और अंडरस्टैंड करना, ये फील्ड एसोसिएट होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जिसको एनएलपी भी कहा जाता है। हम ह्यूमंस ऑब्जेक्ट्स को देखकर पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी ह्यूमन की कैपेबिलिटी को एआई में कंप्यूटर विजन कहा जाता है। और हम मूव कर सकते हैं और हमारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये आता है रोबोटिक्स के फील्ड में, जो कि एआई से डिस्टिंक्टिवली रिलेटेड है। ह्यूमंस में एबिलिटी होती है पैटर्न रिकग्नाइज करने की, जो एसोसिएट होता है मशीन लर्निंग के एक फील्ड से, जो है पैटर्न रिकग्निशन। हमारा ब्रेन न्यूरॉन के इंटरलिंकिंग से बना है। इसी न्यूरॉन के इंटरलिंकिंग को मशीन्स में रेप्लिकेट करने के लिए और हमारी कॉग्निटिव और एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी को मशीन्स में डालने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज अ पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। तो जो आप बेसिकली रोबोट्स देखते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोफिया, ये इन सारे फील्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनी है। यही रोबोट्स मैसिव डेटा ह्यूमन से ही कलेक्ट करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, उनको प्रोसेस करते हैं, उनसे लर्न करते हैं और एक ह्यूमन लाइक इंटरफेस बनाते हैं। आज सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो या बिग रोबोटिक्स, गूगल असिस्टेंट हो या फिर यूट्यूब के रिकमेंडेशंस, इन सारे फील्ड्स में एआई बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है। In spite of having these big applications, Elon Musk और स्टीफन हॉकिंग जैसे लोगों ने AI को पब्लिकली क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि AI can be a potential threat to the humanity। और उनके इस स्टेटमेंट के लिए बहुत बड़ा रीजन भी है। जैसे कि 2017 में फेसबुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दो चैटबॉट्स पे, बॉब एंड एलिस। बॉब एंड एलिस फेसबुक के दो चैटबॉट्स थे जो आपस में बात कर रहे थे, और बात करते करते बॉब एंड एलिस ने अपनी ही एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर ली जो किसी को समझ नहीं आई। फेसबुक को वो एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा, विच लेड टू मैसिव क्रिटिसिज्म। आज इन्हीं रीजंस की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या सचमुच ये बेनिफिशियल है या फिर डिजास्टर्स। क्या इंसानों को ऐसी मशीनें बनानी चाहिए कि वो इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि इंसानों को ही वो तबाह कर दे। नाउ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड,
तो मैंने एक इंटरव्यू लिया है प्रनिल तुंगा सर के साथ, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एंड ही हैज गॉट सम अमेजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट. सो लेट्स गेट ऑन विद द इंटरव्यू. तो हे गाइस, वी आर एट TNT सोलापुर. हमारे साथ है प्रनिल तुंगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. उन्होंने मुंबई पुलिस के साथ काम भी किया है और ही हैज गॉट सम अमेजिंग इनसाइट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो प्रनिल सर, हाउ आर यू? Actually fine. And how are you guys? ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सर. एक पहली बात तो सब ये AI वगैरह तो समझ में आ गया कि ये मशीनों की तरह, हमें इंसानों की तरह मशीनों को बनाना है. तो फर्स्ट थिंग यही आती है कि यार ये हमें हार्म करेगा क्या. और ये सिंगुलैरिटी और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जैसे ये कंसेप्ट है जो टर्मिनेटर और ये सारे मूवीज में आते हैं, तो क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे? Yes. I think सिंगुलैरिटी की जो बात आपने की और आपने जो टर्मिनेटर वगैरह के नाम लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल AI के कुछ हार्म्स नहीं है. AI इज जस्ट लाइक एन फायर. सो हमने जब पहले फायर इन्वेंट किया था तो उसके भी कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, लेकिन आदमी ने आगे जाकर के सीख लिया कि फायर को कैसे इस्तेमाल करना है, उसके अच्छे तौर तरीके क्या है, मतलब उसे अच्छे तरीके से जब यूज करेंगे तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी है. तो सेम AI भी इसी तरह. गूगल, Amazon वगैरह को देख लीजिए आप, उनका AI देख लीजिए, उनका AI रिव्यू कीजिए. वो जिस तरह से AI को यूज कर रहे हैं ना, तो जो लोग उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो उनको बहुत बेनिफिट्स हो रहे हैं, राइट? तो उस तरह से अगर AI को यूज किया तो आई थिंक देयर विल बी नो हार्म टू एनीवन इन द वर्ल्ड. टर्मिनेटर वगैरह जो साइंस फिक्शनल मूवीज है उसमें AI का यूज दिखा देते हैं. तो आई थिंक उस लेवल पे जाने के लिए आई थिंक और 10-20 साल तो हमें लग जाएंगे, क्योंकि उतना डेटा अभी हमारे पास गैदर नहीं है. और जितना डेटा आज हम यूज कर रहे हैं, आप गूगल देख लीजिए, उनके पास तो सारे वर्ल्ड का डेटा है, फिर भी वो उस लेवल को रीच नहीं कर सके हैं. तो इसका मतलब और डेटा हमें रिक्वायर्ड होगा. तो उसके लिए तो बहुत बड़ा डेटा लगता है. मीन्स आज हम अगर क्लाउड वगैरह को देख लेंगे तो क्लाउड में भी उतना डेटा फिट नहीं होगा जितना आपने टर्मिनेटर वगैरह का. आप देख सकते हो कि इवन आप मार्वल्स की मूवीज देख लीजिए कि विद इन अ सेकंड्स दे फाउंड सम अमेजिंग रिजल्ट्स. मीन्स आयरन मैन अगर जार्विस को बोलता है कि जार्विस गो ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड समथिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल. आई थिंक उस लेवल के डेटा स्ट्रक्चर्स अभी भी मौजूद नहीं है. I'm sorry, Earth is closed today. एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमने जैसे टेस्ला देखी है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें भी बहुत सारे ग्लिचेस हैं. जैसे कि एक टेस्ला का एक एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि टेस्ला कार को हाईवे पे प्रोग्राम किया गया है पूरी तरीके से. हाईवे के साइंस ये सारे पढ़ने के लिए प्रोग्राम किया गया. तो उसी टेस्ला कार को जब एक स्ट्रीट पे चलाया गया जिसपे ऐसे साइंस नहीं थे, और वहां पे जब एक ट्रक आई तो वो सेल्फ ड्राइव नहीं कर पाई और वो स्ट्रक हो गई. तो ये ग्लिचेस जो हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे बाकी? मैंने करंटली जो टेस्ला का स्टडी किया था, मतलब उनका जो एल्गोरिदम है वो रिकर्सिव न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं, RNNs बोलते हैं हम उसको. आप देख सकते हो कि उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए और एक एल्गोरिदम लिखा था. और उस एल्गोरिदम में क्या किया था, हमारी कार जा रही है, कार की चारों तरफ सेंसर्स होंगे, चारों तरफ के जो ऑब्स्ट्रैकल्स है वो डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद उसका पता लगा करके ड्राइव की जाएगी कार से. तो ये एक एक्चुअली गूगल ने उनको हेल्प की थी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि गूगल मैप्स का जो एल्गोरिदम देखोगे वो भी AI बेस्ड है और यही काम करता है. कि आप देख सकते हो कि प्रेडिक्टिव पाथ जो है, गूगल आपको कैसे बताता है कि ये पाथ जो है ये नजदीक पड़ेगा, ये पाथ जो है ये दूर पड़ेगा, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है. तो देखिए एक्चुअली कैसा होता है, हमारे जो फोन्स होते हैं गूगल बैकग्राउंड में रन होता है, राइट? तो हमारी जो जियो लोकेशन होती है, हमारा जो GPS सेंसर होता है वो गूगल ट्रैक करते रहता है. और अगर आप देखोगे ट्रैफिक में बहुत सारे लोग फंसे हैं तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन उसी मोबाइल से आ जाएगा. यस, मोबाइल से आ जाएगा. और वो मोबाइल से लोकेशन आएगा तो उसके बाद वो डेटा सब एनालाइज करते रहेगा और उसको पता लग जाएगा कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे इतने जो डिवाइसेस है वो स्टक है, उतनी देर के लिए स्टक है. तो ये सारा डेटा जो है एनालिसिस का पार्ट हो गया, राइट? तो इसी डेटा को एनालाइज करके गूगल मैप जो है आपको ये रूट बता देता है कि उन्होंने. इसी पॉइंट पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको. तो ये सारी चीजें जो हमारी लोकेशंस वगैरह जो ट्रैक हो रही हैं, पर वो हम इनडायरेक्टली इसकी परमिशन भी दे रहे हैं. तो इसी चीज को हमें नहीं करना है. हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड तो है नहीं यहाँ पे. हमारी लोकेशन जा रही है, यहाँ पे मैं एप्पल का लैपटॉप देखने गया था और मेरी ऐड आ गई इंस्टाग्राम पे वही. तो ये इतने भयानक लेवल पे चल रहा है अभी इसी वक्त पे. तो 2 साल में तो मतलब
लोग आ जाएंगे अपने हाँ, पास हाँ, कि हाँ, आपने तो ये देखा था, अभी ले लो। में जब हम एआई का यूज कर रहे हैं तो हमें साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, राइट? आप अगर नेक्स्ट वीडियो बनाओगे तो हाँ, बिल्कुल। अच्छा हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी पे, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस भी रहना चाहिए। So this was a major breach of trust, and I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data, and if we can't do that, then we don't deserve to have the opportunity to serve. यही तो डेंजर्स है कुछ एआईज के यार, कि इतनी इन्फॉर्मेशंस, इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस फटाक से वो कर लेगा। जैसे कि सिंगुलैरिटी की थ्योरी की हम बात कर रहे थे पहले, कि वो इन्वेंशंस फास्ट कर लेंगे डायरेक्ट, उसकी जनरल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ जाएगी एक दिन। और टेडेक्स में ये सारी चीजें बातें होती रहती है कि एक इन्वेंशन जो हमें बनाने के लिए इतने साल लग गए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी कर लेगा। तो ये बहुत बहुत कठिन होगा हमारे लिए ग्रास्प करना कि आज यही इन्वेंट हुआ है और कल कुछ नया इन्वेंट हुआ। किसी चीज का हम अच्छी तरह से अगर यूज करते हैं तो उसके आउटकम्स भी अच्छे आने वाले, राइट? दैट्स इट। तो कंक्लूजन यही है कि बैलेंस रखेंगे इंफॉर्मेशन का और इंटेलिजेंस का अच्छे से, तो हर एक चीज अच्छे से बन सकती है। द वन थिंग विच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑन इंटरनेट इज टीचिंग कोडिंग टू किड्स। तो ये कितना ऑप्टिमिस्टिक है इस व्यू से कि बच्चों को जो 6-7 साल के बच्चे हैं इनको कोडिंग सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? आपका व्यू क्या है इस पे? ऑब्वियसली उनको सिखाना चाहिए, लेकिन ये कोडिंग सिखाते टाइम उनका चाइल्डहुड रूल नहीं होना चाहिए, राइट? आपको पहले बच्चों का इंटरेस्ट सीखना चाहिए कि वेदर योर चाइल्ड हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर कोडिंग और नॉट। मतलब अगर आपके चाइल्ड को एस्ट्रोनॉट बनना है और आप उसको ज़बरदस्ती कोडिंग में ढकेलोगे तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा हो जाएगा। बट एक बात जो है कि बच्चों को एक्चुअली अर्ली एज में ही कोडिंग सीखना चालू कर देना चाहिए। अगर आप यूएस वगैरह को देखोगे तो उन्होंने एक्चुअली उनके 6-7 स्टैंडर्ड के करिकुलम में कोडिंग को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। जब आप कोडिंग करते हो तो आप एक सेक्टर को स्टिक नहीं रहते हो, मतलब आप कोडिंग यूज़ करके बहुत सारे सेक्टर्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट? तो आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है। फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर किसी एक स्टूडेंट को एआई में करियर बनाना है तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके लिए क्या पे स्केल होगी और कौन से लैंग्वेजेस आने चाहिए? तो आप देख लीजिए कि एआई, एमएल और ये जो मैंने मशीन लर्निंग की बात की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी लैंग्वेज में इसमें कुछ लैंग्वेज बैरियर्स नहीं है। मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते कि यही लैंग्वेज परफेक्ट है ये डेवलप करने के लिए। दिस आर जस्ट द टर्मिनोलॉजीज एंड वी कैन यूज़ एनी लैंग्वेज टू इम्प्लीमेंट देम, राइट? सी अगर आप एंड ऑफ द डे को देखोगे कि सपोज मुझे एक न्यूरल नेटवर्क का मॉडल बिल्ड करना है, तो वो भी है तो एक एल्गोरिदम ही, राइट? तो आप एल्गोरिदम्स को किसी भी लैंग्वेज में बिल्ड कर सकते हो। इट्स अप टू यू दैट विच लैंग्वेज यू हैव टू यूज़। बट I think in current scenario Python would be great because it has its own libraries and that libraries can minimize the whole work. Means you don't need to build a whole neural network from scratch, right? मुझे तो लगता है कि current scenario में Python आपको सीखना चाहिए और C++ भी उसके पीछे ही है। अगर आप देखोगे कि Python में अगर 100% libraries available है तो आई थिंक C++ में पाइथन के मुकाबले 75% लाइब्रेरीज ऑलरेडी है। मतलब अगर आप देखोगे कि आपने ऑक्यूलस नाम का प्रोग्राम सुना होगा फेसबुक का, राइट? तो उसमें जो VR है, मतलब जो वर्चुअल रियलिटी हम बोलते हैं, तो आई थिंक उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो C++ में डेवलप किया गया है। एंड अगर आप सैलरी पैकेज का देख लोगे तो अगर एक न्यूबी भी है, मतलब जो न्यू है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के एरिया में, तो उसको भी पैकेज अच्छा है एक्चुअली 6 लाख पर एनम। ये जो पैकेज है वो जनरल अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है और आगे जाकर क्या होगा आप देखोगे तो आपकी डिमांड बहुत है। मतलब अगर आप एक कोडिंग लैंग्वेज सीखोगे तो आपको उसी इंडस्ट्री में स्टिक रहना पड़ेगा, मतलब IT वगैरह में। लेकिन अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का देखोगे तो इसको कुछ बैरियर्स नहीं है, मतलब आप इसको किसी भी इंडस्ट्री में ले जा सकते हो। इन जनरल आपको अगर AI ML सीखना है तो आपके थोड़े मैथ्स के स्किल, थोड़े स्टैटिस्टिक्स के स्किल अच्छे रहने चाहिए और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू प्रणील सर फॉर गिविंग अस टाइम। ही इज इल, स्टिल ही हैज मैनेज्ड टू डू दिस इंटरव्यू टुडे। ऑल्सो बिग शाउट आउट टू TNT सोलापुर, दे हैव सम ऑसम फूड हियर। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।